गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर, और इसमें कर रहे हैं हम गैसेस एंड लिक्विड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं गैसेस प्रॉपर्टीज़। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि गैस की क्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि क्या मेजरेबल प्रॉपर्टी गैसेस की होती है। आज हम इसके बारे में डिटेल में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। और एक चीज़ और, बच्चों की इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इन्हीं पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनते हैं। जो आपके कंपटीशन लेवल के या कंपटीशन लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को थोड़ा ढंग से और तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। जनरली जो गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो जनरली 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, जनरली 4 मेजरेबल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका मेजरेबल प्रॉपर्टी? मास। सबसे फर्स्ट जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो होती है मास। ठीक है, मास का मतलब ये हो गया कि आपकी अमाउंट ऑफ गैस कितनी है, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस। सेकंड जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है इसकी होती है वॉल्यूम। थर्ड जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी कौन सी, प्रेशर। और फोर्थ जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेम्परेचर। तो ये 4 जो मेन मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो ये मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। और इसके अलावा 1-2 प्रॉपर्टी और आती हैं, जैसे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जनरली हम लिक्विड में लेते हैं, या स्पेसिफिक हीट वगैरह हो गया, इसको भी हम जनरली जो यूज करते हैं वो हम लिक्विड स्टेट में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम गैसेस को देख रहे हैं। तो गैसेस की जो मेन मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे मास यानी अमाउंट ऑफ गैस। अब जनरली जो मास होता है, किसी भी गैस का जो मास है उसको हम क्या करते हैं, वेइंग करते हैं, वेट करते हैं उसका कि ये कितने केजी का है। तो जो मास है, मास आपका जनरली किस में आता है, आपका केजी में। ठीक है, इसको हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में। इसके अलावा किलोग्राम में, या फिर हम इसको किस में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं। तो जो SI यूनिट है वो जनरली केजी होती है, लेकिन केजी जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट हो जाती है। तो हम इसको जनरली गैसेस को जो लेते हैं उसका मास हम किस में लेते हैं, जनरली ग्राम में ही लेते हैं। ठीक, अब सबसे पहले अगर हमें किसी गैस का मास देखना हो तो हम किसी गैस का मास कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, सपोज इतना बड़ा एक कोई कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर कोई गैस आपने फिल कर दी। तो हमने ये देखो ये कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल है। ये देखिए ये गैस इस कंटेनर के अंदर फिल हो रही है। आपको पता है गैस का जो वॉल्यूम और शेप है वो फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में हम इसे डालेंगे उसी का शेप ये ले लेगी। ठीक है, उसी का ये वॉल्यूम ले लेगी। अगर ये रूम है, इस रूम में हम कोई गैस डाल दें तो ये पूरे रूम का जो इसका शेप है वो एक्वायर कर लेगी, इसके साथ साथ जो इसका वॉल्यूम है वो एक्वायर कर लेगी। ठीक, तो मास कैसे फाइंड करेंगे हम, किसी गैस का मास फाइंड करने के लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए क्या है कि सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल है। क्लियर, इस कंटेनर के अंदर गैस फिल हो रखी है। हम पहले इसको वे कर लेते हैं, यानी उसका वेट ले लेते हैं कि इसका वेट कितना है। सपोज हम ये मान के चलें कि इसका वेट 500 ग्राम है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर से पूरी गैस को निकाल लेते हैं, यानी कंटेनर को क्या कर देते हैं, गैस फ्री कर देते हैं, यानी इसके अंदर कोई गैस नहीं होती। और फिर इसको वे कर लेते हैं, इसकी वेइंग कर लेते हैं। सपोज इस कंटेनर की वेइंग आपकी 300 ग्राम आ रही है, तो आपकी अमाउंट ऑफ गैस क्या हो जाएगी, या मास ऑफ गैस क्या हो जाएगी, 500 - 300, यानी 200 ग्राम आपके पास यहाँ पे क्या है, गैस है। तो आप यहाँ पे कैसे उसको
करेंगे तो मास ऑफ गैस कैसे लेंगे, तो मास ऑफ गैस इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ गैस इक्वल टू क्या क्या आपने सबसे पहले इस कंटेनर का जिसके अंदर गैस फिल थी उस कंटेनर का क्या किया, वेट किया। तो क्या करेंगे आप, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर फिल्ड विद गैस, इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, माइनस वेट ऑफ कंटेनर विदाउट गैस, वेट ऑफ कंटेनर विदाउट गैस या रिमूविंग ऑफ ऑल गैस, कंटेनर रिमूविंग ऑफ ऑल गैसेस। तो आपने क्या किया, कैसे मास फाइंड करना आपने कि आपके पास जो कंटेनर है, कंटेनर में आपके पास जितनी गैस है पहले उस पूरे कंटेनर का आप वेट कर लेंगे और उसके बाद उसमें से सारी की सारी गैस रिमूव कर देंगे और फिर कंटेनर का वेट ले लेंगे, उन दोनों का माइनस कर देंगे तो मास ऑफ गैस आपका निकल आएगा। जो मास ऑफ गैस होता है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी। क्या लेते हैं हम इसे यूनिट को, केजी में, और जनरली इसे हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, ग्राम में, केजी या ग्राम। ठीक है, तो 1 kg इक्वल टू क्या होता है आपका, अगर आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इनको ध्यान रखना है। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन, भले आप लोगों ने 11th में फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट कन्वर्जन है वो पढ़ा होगा, या शुरुआत में जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो पहला चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे भी हमने इसको कन्वर्जन किया था कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ये इसकी क्या है। अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम में आएगा, अगर केजी में ले रहे हैं तो केजी एक बहुत लार्ज यूनिट हो जाती है, तो जनरली हम इसको ग्राम में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 kg में कितने होते हैं, 10⁻³ ग्राम होते हैं। ठीक है, जनरली जो गैस की अमाउंट होती है, जो गैस की अमाउंट होती है यानी जो मास ऑफ गैस, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ मोल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस पे एक्सप्रेस करते हैं हम इसे, नंबर ऑफ मोल में। और यही रीज़न है कि जब हम अभी आगे लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में हम मास ऑफ गैस फिक्स रखेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग मास पे अलग अलग मास की गैसें लेंगे या अलग अलग चीज़ों पे लेंगे तो वहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे, वहाँ पे एक आपका लॉ वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस को हम जनरली क्या करते हैं, किस पे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ मोल में। तो जनरली मास एक्सप्रेस नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू हो जाएगा आपका मास यानी गिवन मास, मास यानी जो आपको गिवन मास है, यहाँ पे मास नहीं, गिवन मास जो आपको दे रखा है, गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, तो गिवन मास इसको हम W लिख सकते हैं, मास क्योंकि वे कर रहे हैं, हमसे वेइंग कर रहे हैं, तो वेट आएगा इसका, तो उसको हम W से एक्सप्रेस करते हैं। तो गिवन मास आपका W होगा। मोलर मास किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल M से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल किससे डिनोट किया जाता है, N से, नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू W अपॉन M। W क्या हो गया आपका, गिवन मास ऑफ गैस, M हो गया आपका मोलर मास ऑफ गैस। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। तो N हो गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, N इक्वल टू गिवन मास ऑफ गैस इज W एंड मोलर मास ऑफ गैस इज M। क्लियर। तो ये आपका मास कि आपने अमाउंट ऑफ जो गैस है वो कैसे फाइंड करनी है। क्लियर बच्चों।
सेकंड थिंग्स आती है इसमें वॉल्यूम। अब देखिए आप वॉल्यूम हम कैसे देखेंगे। तो जनरली आपको पता है कि जो गैस होती है, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। हम उसको जिस भी कंटेनर में डाल देंगे वो उसी कंटेनर का क्या कर लेती है, शेप ले लेती है। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम के लिए हमें कंटेनर का वॉल्यूम देख लेना है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है। ये भी बहुत बड़ी यूनिट होती है, हम इसको डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। मीटर क्यूब बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो जनरली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमें वॉल्यूम को देखने के लिए हमें क्या है कि उस पर्टिकुलर कंटेनर का हम वॉल्यूम ले लेते हैं कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, उसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपको पता है कि जो गैस है, गैस को अगर हम उस कंटेनर में डाल दें तो उसका पूरा वॉल्यूम ले लेती है। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, गैस का वॉल्यूम होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर, मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होती है इसकी, लीटर, किससे डिनोट होती है, एल। दूसरी क्या होगी आपकी, मिलीलीटर, एल ई, मिली, एल ई, मिलीलीटर, एम एल, या क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने जनरली क्यूबिक सेंटीमीटर में देखा होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, cm क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। मिलीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपकी लीटर, ये हो गया आपकी ml, ये हो गया आपकी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इनका जरा कन्वर्जन भी देख लो, इनका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कैसे हम कन्वर्जन इनका करेंगे। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि 1 ml किसके बराबर होता है, 1 ml इक्वल टू होता है 10⁻³ सेंटीमीटर। 1 ml इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml किसके बराबर होता है, 1 से। जैसे हमें लिखा हुआ था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 1 ml। अब क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये क्यूब है। अब ये देखो, समझ लो इसे कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी क्या होगी, लेंथ, ठीक है, या ब्रेथ ले लो इसे, ब्रेथ, ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 है। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्या लेते हैं हम, ए क्यूब लेते हैं ना, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसमें सब सेम है। अब हम ये मान के चलें कि इसकी लेंथ 1 है, ब्रेथ 1 है, हाइट 1 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। सेंटीमीटर में अगर हम इसको ले लें तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 1 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इंटू 1 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो हमने गैस फिल कर रखी है वो कितनी है, 1 ml है। जो इसके अंदर गैस फिल है वो कितनी, 1 ml। तो 1 ml किसके बराबर हो गया, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया, यानी ये 1 ml क्या है, इस क्यूब का वॉल्यूम है। ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना है, 1 ml है। अब हम इसको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करें तो कितने सेंटीमीटर में होगा, तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी दैट इज 1 ml। 1 ml कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब क्यों है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका कन्वर्जन है, ठीक है। ये हमने किस में कर दिया कन्वर्ट,
ml में। एक चीज़ और आती है इसमें, ml के अलावा अगर हम लीटर को देखें तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 लीटर, ध्यान दो इसे, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ध्यान रखना, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको लीटर में दे रखा है वॉल्यूम, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको डेसीमीटर में दे रखा है तो 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 डेसीमीटर क्यूब। सेम ये किसकी तरह, जैसे अभी हमने सेंटीमीटर में किया था, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया आपका कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 10⁻³ 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻³ और ये किस में आ जाएगा? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर नॉट, दैट इज मीटर क्यूब होना चाहिए। 10⁻³ कर सकते हैं। अगर हमें मीटर में इसे लेना है तो 1 dm इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1 dm और 1 dm इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम की क्या है? यूनिट है। इनको ध्यान रखना कि 1 dm इक्वल टू 10, अगर मीटर में 10⁻³ आएगा, लीटर में 1 dm, 1 लीटर अगर इसको तुमने, यानी 1 dm किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, जो अभी मैंने लिखा भी था, तो ऑलरेडी यहाँ लिख दिया था हमने। अगर मीटर में आ रखा है तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया आपका कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या, अगर हम इसको देखें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 10⁻³ dm क्यूब। और अगर इसे आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर। अब जनरली हम मीटर क्यूब में इसको एक्सप्रेस नहीं करते, वैसे तो ऐसा ही यूनिट मीटर होती है, लेकिन मीटर क्या, मीटर क्यूब एक बहुत लार्ज यूनिट हो जाती है, एक बहुत लार्ज अमाउंट हो जाती है। तो तब हम उसको किस में, या तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं या डीएम क्यूब में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये इसका तरीका है। ठीक है बच्चों, ये आपका वॉल्यूम हो गया। थर्ड थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है आपका प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, इसको आपने ढंग से समझना भी है। अब देखिए आप प्रेशर देखो, प्रेशर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस होता क्या है, किसे कहते हैं हम प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और इसको हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। देखो, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, मैंने ये चीज़ आपको एक बार पहले भी बताई थी। ये सपोज इस कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस भरी हुई, अब गैस के जो पार्टिकल हैं वो क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, ये देखो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो क्या करेंगे, जब ये इस कंटेनर के अंदर होंगे तो ये कंटेनर की साइड से क्या करेंगे, टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे इन पे। ये देखो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखो स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर बैक हो जाते हैं। ये अभी जब हम मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में है, तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्राइक कर रहे हैं। अब स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, इस कंटेनर की वॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा कंटेनर की वॉल पे, तो ये क्या है, ये देखो इस एरिया पे, यानी ये आपका क्या होगा, पर यूनिट एरिया हो गया। इस पर यूनिट एरिया पे ये फोर्स स्ट्राइक कर रहा है, यानी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करता है, टक्कर मारता है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया पे टक्कर मारता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है या जो फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया पे, उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा आपका,
प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि जो इस मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई किया किस पे, कंटेनर की वॉल पे, और वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे किया, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर ऑफ गैस आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू फोर्स, जो कि कौन लगा रहा है, कौन एक्सर्ट कर रहा, मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा, और किस पे कर रहा, पर यूनिट एरिया में। तो ये आपका क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप लोगों को पता है प्रेशर को किस में नापा जाता है, प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, किस चीज़ से मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, बैरोमीटर में। और बैरोमीटर के अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। तो मरकरी नीचे से ऊपर को राइज करती है, और वो तब तक राइज करती है जब तक कि उस मरकरी का प्रेशर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में ना हो जाए, तब तक वो क्या करती है, राइज करती है, ऊपर को बढ़ती है। तो लगभग 76 सेंटीमीटर पे मरकरी का लेवल जब 76 सेंटीमीटर तक हो जाता है अप, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी हाइट ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर जहाँ हो जाती है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी मरकरी कॉलम पे, मरकरी कहाँ पे, 76 सेंटीमीटर पे। और जब वो 76 सेंटीमीटर पे पहुँचती है तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल में हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में हो जाता है। क्लियर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे किसे, आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 800 किलोमीटर तक क्या है, पूरा एक एयर ब्लैंकेट है। अराउंड 800 किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या है, वहाँ पे वो पूरा एयर ब्लैंकेट है। ठीक है, तो उसमें जो गैसेज हैं, वो गैसेज एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। यानी कि एटमॉस्फेयर पे जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती है पर यूनिट एरिया, उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। क्लियर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में देखते हैं, बैरोमीटर में। तो देख लो, ये सपोज हमने मरकरी रखी हुई है, इसमें एक हमारे पास कंटेनर है, और इसमें हम क्या करते हैं, लगभग 80 सेंटीमीटर की एक ट्यूब इसमें वर्टिकली रख देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको थोड़ा सा और बना लो, ये आपका ये सिंपल बैरोमीटर हम बना सकते हैं। ये हमने मरकरी फिल कर रखी, और ये हमने एक लगभग 80 सेंटीमीटर की ट्यूब इसमें वर्टिकली रख दी। ये ट्यूब हो गई आपकी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मरकरी है धीरे 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 इसमें क्या करता रहेगा, ऊपर चढ़ता रहेगा, और ये तब तक चढ़ता रहेगा मरकरी इस ट्यूब के अंदर जब तक कि इसका जो लेवल है, यानी ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो किसके बराबर ना हो जाए, वो आपका किसके बराबर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो ये जो लेवल होता है, ये लेवल लगभग कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। समझ रहे हो बच्चों। तो जब 76 सेंटीमीटर पे मरकरी का लेवल आ जाता है ट्यूब के अंदर, तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में हो जाता है। क्लियर। अब अगर हम इसकी यूनिट देखें, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे देखेंगे, देखो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बनाते हैं, इसकी यूनिट कैसे देखेंगे, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रेशर की यूनिट हम कैसे देखेंगे, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, ATM, स्मॉल a स्मॉल t स्मॉल m। देखो हमें पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
वी नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है आपका, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जी लेते हैं। तो यहाँ पे एक इसके इक्वल में हो जाएगा जी, यानी जी क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो एफ इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, अब ये जो एम है, एम क्या है आपका, एम हो गया आपका मास ऑफ मरकरी ट्यूब। ठीक है, मास ऑफ मरकरी, मरकरी ट्यूब ने जो मरकरी ट्यूब के अंदर, सॉरी ट्यूब के अंदर जो मरकरी है वो उसका क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, और जी क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम ये मान के चलें, इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है, एच जी। ठीक है, एम हो गया इसका मास मरकरी का, डी हो गया आपका डेंसिटी, और जी हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब मास क्या हो जाएगा इसका, सो मास ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी है इसकी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होता है आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फॉर्मूला पता है ना आपको, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो मास अपॉन डेंसिटी, मास फाइंड करना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इक्वल टू मास, मास की जगह हमने क्या लिख दिया, डी इंटू वी, वी क्या हो गया आपका, वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, वी नो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या हो गया आपका ए, हाइट क्या हो गया आपकी एच। रखो इसको फॉर्मूले में, कहाँ, एफ इक्वल टू किसकी जगह रखोगे, वी की जगह। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू डी इंटू वी, वी की जगह क्या लिखेंगे, ए इंटू एच, ए इंटू एच इंटू जी। ये आ गया आपका फोर्स। अब प्रेशर कितना होगा, सो प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर ऑफ गैस पी इक्वल टू फोर्स कितना आ रहा आपका, डी इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए कैंसिल हो गया। पी कितना आ गया आपका, डी इंटू एच इंटू जी, या हम इसे क्या लिखते हैं, एच डी जी भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर कितना हो गया इसका, सो प्रेशर इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये किसका कितने के बराबर होता है, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर। समझ रहे बच्चों। अब हम इसकी जरा यूनिट लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका। तो यूनिट हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वो जनरली ऐसा ही यूनिट प्रेशर की क्या होती है, पास्कल। उसको भी लेंगे अब अभी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, टोर भी होती है, बार भी होती है, 76 सेंटीमीटर एच जी भी होती है, 760 mm एच जी भी होता है। अब वो कैसे आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 180 m 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू मरकरी कितना चढ़ रहा, कितने सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अगर आपको मरकरी का कॉलम दे रखा, सेम एज 180 m इक्वल टू अगर मिलीमीटर में है तो 760
mm, अब ये मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 से 76 को मल्टीप्लाई कर दो, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम 180 m इक्वल टू 760 टोर, TORR, ध्यान रखना टोर में भी पूछा जाता है कई बार। तो कितना होता है 180 m इक्वल टू 760 टोर। ठीक है, पास्कल में अगर हम लें तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है आपका SI यूनिट क्या होती है पास्कल को क्या लिखते हैं PA। 1 पास्कल 1 PA इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर -2, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज़ और आती है इसमें बार, तो बार को अभी लेंगे हम। ये चीज़ समझ गए, 180 m 76 mmHg, 76 टोर SI यूनिट, इसकी पास्कल होगी। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल में होता है। अब हम देखेंगे इसकी SI यूनिट कि 180 m में कितने होते हैं। ठीक है, तो 180 m इक्वल टू होता है आपका 1.01325। ये जो वैल्यू है इसको ध्यान रखना, 1.01325 पास्कल में इंटू 10⁵ PA पास्कल। 180 m किसके बराबर होता है 180 m इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ रहे हो, क्लियर। अगर हम बार में लें 180 m इक्वल टू 1.01325 बार, अगर बार को पास्कल में लें 1 बार इक्वल टू कितना होता है आपका 10⁵ पास्कल PA। कितना होता है 10⁵ पास्कल PA। और अगर हम इसे किलो पास्कल में लें तो किलो पास्कल में आपकी पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, यानी 10⁵ kPa किलो पास्कल। क्लियर। 180 m इक्वल टू 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल, 180 m इक्वल टू 1.01325 बार, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल और 10⁵ किलो पास्कल। तो यानी 180 m को अगर हम किलो पास्कल में लें तो 180 m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.01325 इंटू 10⁵ किलो पास्कल। और अगर हम 1 बार को ATM में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 1 बार में होता है 0.987 बार ATM। तो 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM, ये आपकी इसकी यूनिट है। ठीक है, लास्ट चीज़ आती है आपकी प्रेशर को हम किस में लेते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस में लेंगे, या हम किस में लेंगे केल्विन में लेंगे, या फ़ारेनहाइट में लेंगे। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो जनरली जो यूनिट होती है प्रेशर की वो क्या होती है आपकी केल्विन यूनिट होती है, तो हमें केल्विन यूनिट ही लेनी है। तो अगर 0 डिग्री है 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन, ये आपको पता है। अगर आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे 273 से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है आपकी ये वेरिएबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक में गैस लॉ करेंगे, जहाँ पे आपके बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ गैसेस लॉ आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।